डज गॉड एग्जिस्ट? इस सवाल का जवाब सब अपने अपने तहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं. कोई इसको गॉड डैम पार्टिकल की खोज बताता है, कोई गॉड पार्टिकल की खोज बताता है, कोई हिग्स बोसान की खोज बताता है, कोई ये सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करता है कि मास एग्जिस्टेंस में आखिर आया कैसे, हुआ क्या था, सृष्टि के पहले, समय के पहले क्या था. और कोई ये कहता है कि ये सारी खोजें जिस मस्तिष्क में हो रही हैं प्रकृति के क्रम में, वो कैसे विकसित हुआ. मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आज इन बुनियादी सवालों के कुछ जवाब हासिल करने में कामयाब हों. तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है. दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है. लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है. तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो. तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना. ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं. अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट. नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल. इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता. लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं. अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग. और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा. हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा. लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पेश कर सकता. हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया. चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है. सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था. नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है. चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती. अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए. बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा. अभी भी सवाल रहेगा ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया. ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा. हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में. क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है. चूंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते. और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है. अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है, और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी. अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा
کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجیبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو.